सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉल ऑफ इकोनॉमिक क्लासेस। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए और जो भी लेक्चर्स हैं देखिए, और जो भी लेक्चर्स अपडेट होंगे वो उसी में ही आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि एनसीईआरटी के भी मैं लेक्चर्स जल्दी ही लाऊंगा। एनसीईआरटी सबसे पहले क्या है, मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि पहले तो आप केओरी से पढ़ लीजिए, इंडिया इकोनॉमी। और एनसीईआरटी वगैरह, एनसीईआरटी से तो आपको ज़रूरी बिल्कुल है ही पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं इंडियन के, और एनसीईआरटी से रिलेटेड ही डेटा जो है एग्जाम में कंसिडर करा जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं होंगी, ठीक है। तो 1991 को हम लोग ईयर ऑफ डिवाइड बोलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था इंटरनेशनल ट्रेड तक। अब 1991 को हम लोग ईयर ऑफ डिवाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिखा है। स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड ब्रिंग अबाउट अ सिग्निफिकेंट पॉइंट द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मतलब होता है कितनी वैल्यू का हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1990 के बाद हमारे जो ट्रेड है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक मोमेंटम आया, एक तेजी आई, मोमेंटम आया। मूवमेंट हुआ कैसे, क्योंकि 1990 तक हम लोग एक दूसरी स्ट्रेटजी में रिलाई कर रहे थे। 1990 तक हम लोग एक दूसरी स्ट्रेटजी में रिलाई कर रहे थे, बट हम लोग 1990 तक इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में रिलाई कर रहे थे। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी मतलब होता है हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव से चल रहे थे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब कि बाहर से कोई सामान नहीं खरीदना है, बाहर का जो भी सामान परचेज करेंगे उसका यहाँ अपने यहाँ सब्स्टिट्यूट तैयार करना है, ठीक है ना। तो बाहर से कोई भी इंपोर्ट वगैरह नहीं करना है, ठीक है। तो 1990 तक तो हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में रिलाई कर रहे थे, बट 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी को क्या करा, ओपन करा। हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में गए, तो हमने क्या करने लगे, हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारा राइज हुआ, ठीक है। हमने एक्सपोर्ट को क्या करा, प्रमोशन करा अपने, ठीक है ना। तो ये हुआ 1990। इसलिए 1990 जो हमारा 1991 है उसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, क्योंकि 1991 के बाद हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में एक मोमेंटम काफ़ी तेजी आई, ठीक है ना। और 1990 तक हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में रिलाई कर रहे थे, 1990 तक। और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी मतलब होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब बाहर से जो सामान हम लोग खरीदते हैं, गुड्स वगैरह खरीदते हैं, उसका अपने यहाँ क्या कर तैयार कर देना, एक सब्स्टिट्यूट तैयार कर देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी रिफर टू द पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड प्रोडक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। देखिए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम क्यों करते हैं, ये स्ट्रेटजी हम क्यों अपनाते हैं, इसलिए हम ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं क्योंकि होता क्या है कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम बचाने के लिए करते हैं। ये प्रोटेक्शन किसको देने के लिए करते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। भाई जब हम बाहर से कोई माल, अगर इंपोर्ट इंपोर्ट हम जैसे पहले बाहर से कोई चीज़ कर रहे थे, अगर हम उसका अपनी कंट्री में सब्स्टिट्यूट तैयार कर लेंगे तो इससे फ़ायदा किसको मिलेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। जो उस कंट्री में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनका गुड्स ज़्यादा बिकेगा, ठीक है ना। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा करता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। फॉरेन इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा नहीं करता है, क्योंकि अब उनका सामान नहीं बिकेगा, उनके सामान का सब्स्टिट्यूट जो उस कंट्री में बनेगा वो बिकेगा, ठीक है। और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा करता है थ्रू इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन एंड इंपोर्ट ड्यूटीज़। गवर्नमेंट ज़्यादातर क्या करती है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करती है, पहली बात तो। मतलब जो दूसरी कंट्रीज से गुड्स वगैरह खरीद रहे हैं तो उसका अपने यहाँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लिया। और दूसरी बात, जो बाहर से इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर टैक्स बहुत लगाती है। जो बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर टैक्स बहुत लगाती है, क्योंकि इंपोर्ट करने से क्या होता है, हमारे यहाँ से फॉरेन रिजर्व जाता है, फॉरेन करेंसी जाती है, तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती। इससे लोग क्या होते हैं, डिस्करेज होते हैं कि बाहर से कोई अब सामान नहीं खरीदना, बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा है, ठीक है ना। तो दो तीन तरीके हैं जिससे हमारा इंपोर्ट रोका जा सकता है। पहला तो ये है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो बाहर से सामान परचेज कर रहे हैं उसका अपने यहाँ सब्स्टिट्यूट तैयार कर लें तो बाहर से खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। और दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देते हैं लोग, सॉरी गवर्नमेंट लगा देती है। इंपोर्ट ड्यूटीज मतलब इंपोर्ट जो कर रहे हैं उस पर टैक्स वगैरह लगा देती है गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए, import substitution implies domestic production of those goods which the economy has been improving from rest of the world. This is a strategy to save foreign exchange by restricting the volume of import. वही बात लिखी है कि import substitution मतलब ये होता है कि domestic production, import substitution मतलब है कि import कर देना सब्स्टिट्यूट को, जो क्या कहते हैं हम लोग परचेज कर रहे हैं उसका हमने सब्स्टिट्यूट तैयार कर लिया। इससे क्या होता है, इससे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता है। इससे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता है किन चीज़ों का, जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि अब हम उसका सब्स्टिट्यूट तैयार कर रहे हैं तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा
तो हम अब बाहर की कंट्रीज से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमारी बचेगी। भाई जब हम पहले बाहर से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी होती है। अब जब हम उसका सब्स्टिट्यूट तैयार कर लेंगे, जो चीज़ हम बाहर से खरीद रहे हैं, तो हमारा सिंपल सी बात है, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट क्या होंगी, कम होंगे। ठीक है। और आप तो जानते ही हैं फॉरेन करेंसी किसी हमारे पास क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है ना। जैसे डॉलर का हमारे पास लिमिटेड है, हर करेंसी हमारे पास लिमिटेड, रुपी हर लिमिटेड है, बट फॉरेन करेंसी जो है हमारे पास वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है ना। तो वॉज टू बी यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंट इम्पोर्ट। अब फॉरेन करेंसी का हम यूज़ करें किसी डेवलपमेंट के काम में, तो वो ज़्यादा सही है कि कोई क्या कहते हैं, गुड्स वगैरह परचेज करने, फालतू के जो गुड्स हैं उनको परचेज करने के लिए ही बर्बाद कर दें फॉरेन करेंसी को, वो ज़रूरी है। तो हम लोग किसी भी कंट्री का मेन मोटिव होता है कि जो उसके पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक है, जैसे आरबीआई के पास होता है फॉरेन करेंसी का स्टॉक, तो उसको वो उस जगह यूज़ करे जहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है फॉरेन एक्सचेंज वॉज टू बी यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंट इम्पोर्ट, रेफर टू द इम्पोर्ट ऑफ सच प्लांट। जैसे हमारे यहाँ कोई प्लांट है, मशीनरी है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। मतलब बोलने का मतलब है कि फॉरेन करेंसी का कहाँ यूज़ करा जाए, एसेंशियल गुड्स में, जो कि एक कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यू हेल्प करता है और जिसको कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज नहीं प्रोड्यूस कर सकती। ठीक है ना। और ओइंग टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि बोलने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, किसी भी कंट्री के पास अगर फॉरेन करेंसी है तो उसको वो उस जगह लगाए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वो उस जगह परचेज करने में लगाए जहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी और टेक्नोलॉजी कोई बाहर अगर आई है तो उसको परचेज करने में लगाए। ठीक है ना। तो ये चीज़ मेन होती है। ठीक है ना। ना कि क्या कहते हैं, कोई नॉन एसेंशियल गुड्स खरीद लिए, जैसे कोई क्या कहते हैं कि कपड़े बहुत फॉरेन में बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं तो उनको इम्पोर्ट करें, तो उससे हमारी फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ लिखी है, बाय अडॉप्टिंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी मतलब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने की वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट जो है कम से कम यूज करती फॉरेन करेंसी का। इकोनोमाइज, इकोनोमाइज मतलब होता है मिनिमम। इकोनोमाइज मतलब क्या होता है, मिनिमम। तो अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को अपनाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन करेंसी का कम यूज करती है, क्योंकि अब फॉरेन करेंसी क्या होगा, फॉरेन करेंसी हम कहीं बाहर ही नहीं भेजेंगे क्योंकि हम अब सब्स्टिट्यूट तैयार कर ले रहे हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट तैयार कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास जो फॉरेन करेंसी होती है वो कम से कम यूज़ करती है, और कम से कम यूज़ करती है तो वो किसी और चीज़ में उस फॉरेन करेंसी को लगा सकती है। और रेदर देन द मैक्सिमाइज द जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन, मतलब बोलने का मतलब ये है कि इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन करो तो इससे हमारी फॉरेन करेंसी बचेगी, और एक्सपोर्ट का प्रमोशन करो। एक्सपोर्ट का प्रमोशन करने से क्या होगा, हमारी फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ेगा। भाई हम माल बेचेंगे तो हमारे पास फॉरेन में ही तो पैसा आएगा। ठीक है ना। तो बोलने का मतलब यहाँ यही है कि इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन करो जिससे हमारी फॉरेन करेंसी बचेगी, और एक्सपोर्ट का प्रमोशन करो जिससे हमारी फॉरेन करेंसी बढ़ेगी। ठीक है ना। कम होना किसके लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों करा जाता है, ताकि हमारे फॉरेन करेंसी का स्टॉक कम ना हो, मिनिमम से मिनिमम रहे। ठीक है। और एक्सपोर्ट प्रमोशन क्यों करा जाता है, ताकि हमारे फॉरेन करेंसी का स्टॉक इंक्रीज हो। ठीक है ना। और देखिए, ऑल्सो द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन। ठीक है। गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसको फॉरेन कंपटीशन से या इंटरनेशनल कंपटीशन से वो बचा सके। ठीक है। अब देखिए यहाँ दो चीज़ें लिखी हैं, फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किन किन तरीके से दिया जाता है। टैरिफ, टैरिफ क्या होता है, एक तरीके का टैक्स होता है। टैरिफ क्या होता है, एक तरीके का टैक्स होता है। जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसमें टैरिफ वगैरह लगते हैं। ठीक है। लिखा है टैरिफ इज ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड कमोडिटी। टैरिफ वो ड्यूटी है जो इम्पोर्टेड कमोडिटी में लगती है इट डायरेक्टली। और टैरिफ के लगने से किसी भी चीज़ का प्राइस तुरंत बढ़ जाता है। भाई टैक्स है तो टैक्स लगने से किसी भी इम्पोर्टेड गुड्स का क्या होगा, प्राइस तो बढ़ ही जाएगा ना। ठीक है। अब देखिए, देयरफॉर, और टैक्स, टैरिफ लगाने का मेन पर्पस क्या होता है, टैरिफ लगाने का मेन पर्पस ये होता है, अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में टैरिफ लगाती है, टैक्स लगाती है, तो उसका मेन पर्पस ये है कि लोगों को डिस्करेज करना कि बाहर से कोई भी सामान मत परचेज करिए। वही लिखा है यहाँ कि प्रोटेक्शन देना है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को एंड फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, कि बाहर से कोई सामान मत परचेज करिए, उसका सब्स्टिट्यूट अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से परचेज करिए, मतलब इंडिया से प्रोड्यूस करिए। ठीक है। अब देखिए, ये क्या लिखा है, कोटास।
अब देखिए कोटास, द अंडर इट द गवर्नमेंट फिक्सेस द कोटा ऑफ इम्पोर्टेड ऑफ डिफरेंट गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दिस कोटा इज फिक्स्ड विद द व्यू टू, अब वही है बात, यहाँ लिखा है कोटास, कोटा में मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि हाँ इस कंट्री से आपको सिर्फ इतना ही परचेस करना है, इससे ज़्यादा आप नहीं परचेस कर सकते, एक गवर्नमेंट ने फिक्स कर देती है अमाउंट। कोटा इम्पोर्ट, जैसे अमेरिका से आपको सिर्फ इतनी 10% चीज़ें खरीदनी है, कोई भी गुड्स है वहाँ का 10% ही परचेस करना है, तो कोटा में क्या होता है एक फिक्स कर दिया जाता है अमाउंट। देखिए लिखा है ना, अंडर इट द गवर्नमेंट फिक्सेस द कोटा ऑफ इम्पोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज से कितनी चीज़ें आप इम्पोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में फिक्स कर दिया जाता है। और ये कोटा फिक्स इस तरीके से करा जाता है, जो लोगों की नीड है उनको देखते हुए कोटा को फिक्स करा जाता है। तो बोथ टैरिफ एंड कोटा, टैरिफ और कोटा की वजह से क्या होता है हमारा इंपोर्ट रुकता है, क्योंकि टैरिफ में तो टैक्स लगा के इंपोर्ट रोका जाता है, कोटा में एक लिमिटेड बता दिया जाता है कि हाँ ये लिमिट है, इससे ज़्यादा आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो टैरिफ एंड कोटा की वजह से पहली बात तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को हेल्पफुल मिलता है, और हम लोग इंपोर्ट को कई गुना तक रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं हम लोग इंपोर्ट को, ठीक है। और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को फॉरेन कंपटीशन से कई गुना क्या हेल्प मिलती है कि उनको कंपटीशन नहीं मिल पाता है, फॉरेन कंपटीशन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, तो ये उनके लिए अच्छी बात है कि भाई बाहर से फॉरेन कंपटीशन नहीं मिलेगा, अगर फॉरेन कंपटीशन उनको मिलेगा तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतने वो बड़े नहीं होते। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज। सबसे पहली बात यहाँ लिखी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है बाहर से कोई माल परचेज कर रहे हैं उसका अपने यहाँ सब्स्टिट्यूट तैयार कर लें, वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे हमारा फॉरेन करेंसी सेव होती है और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बढ़ावा मिलता है। और ऑफ सच गुड्स विच द कंट्री हैज़ बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हम उन चीज़ों का इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट तैयार कर लेते हैं जो हम बाहर से चीज़ें क्या कर रहे थे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या कर रहे थे, इम्पोर्ट कर रहे थे। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इज ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन थ्रू इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज। और सिंपल सी बात लिखी है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कैसे बताया जाता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाया जाता है, बाहर से कोई चीज़ अगर आ रही है तो उसमें क्या लगा दिए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी, बाहर से कोई चीज़ आ रही है तो उसमें रोक लगा दी और ड्यूटीज़ वगैरह टैक्स वगैरह बढ़ा दिए। इससे क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा, उनका माल बिकेगा जो वो चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। और उसी के अपोजिट कॉन्ट्रोरी टू एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन से हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आती है और डोमेस्टिक एक्सपोर्टर को बढ़ावा मिलता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलता है और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ कॉम्पीट कर सकती हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना चाहिए और जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट तैयार करना चाहिए, बोलने का मतलब यही है। इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट रहा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट रहा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में, वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है इंडिया परसुएडेड अ ट्रेड स्ट्रेटजी टू प्रोडक्ट। देखिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों लाई थी गवर्नमेंट इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाई थी ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाया जा सके फॉरेन कॉम्पिटिशन से। तो इसको हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। इट हैड बोथ, इनवर्ड लुकिंग जो ट्रेड स्ट्रेटजी थी उसके दो इफेक्ट थे, गुड भी इफेक्ट थे और बैड भी इफेक्ट थे, ठीक है। और फॉलोइंग अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गुड एंड बैड इफेक्ट इन इंडिया प्रायर, और ये जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी थी ये 1991 के पहले तक चली थी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। 1991 के बाद हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में रिलाई नहीं करा था क्योंकि इसके कई सारे बैड इफेक्ट भी थे, वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बात देखिए, सबसे पहली बात देखिए, डिस्पाइट ग्रीन रिवोल्यूशन, सबसे पहला गुड इम्पैक्ट देखेंगे हम लोग किसका, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का, मतलब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो स्ट्रेटजी हम लोग लाए थे उसके हम लोग गुड इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहली बात, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गया था। कैसे, देखिए जब हम बात करते हैं कि हम बाहर से कोई माल परचेज नहीं करेंगे, उसका हम सब्स्टिट्यूट तैयार करेंगे, मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ लिखा है डिस्पाइट ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन के ही जब ग्रीन रिवोल्यूशन हमारा 1965 में आई थिंक हुआ था, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के होने के बावजूद भी द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम नियरली 12% टू 25%, मतलब बोल रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था तब भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ गया था। 1951 में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी में 12% कंट्रीब्यूट करता था और 1991 में हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना करने लगा इंडस्ट्रियल सेक्टर, 25%, मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ा था। जीडीपी आप जानते ही हैं कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स की वैल्यू, तो बोलने का मतलब है कि इंडस्ट्रियल गुड्स की
आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगा था इंडस्ट्रियल गुड्स जब आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और वैल्यू भी ज़्यादा होगी तो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज जो थी अपना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इंक्रीज कर दिया था। अब जब अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा जीडीपी में करेगा तो क्या है, इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही और हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है कि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, अब हमारी इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर में रिलाई नहीं कर रही, अब हमारी इकोनॉमी दूसरे सेक्टर्स में भी रिलाई कर रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन अकर व्हेन देयर इज अ राइज इन परसेंटेज शेयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब हमारा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का क्या होता है, परसेंटेज शेयर जीडीपी में बढ़ जाता है करस्पॉन्डिंग टू द फॉल इन परसेंटेज शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर का जो परसेंटेज है वो जीडीपी में कम हो जाता है। तो स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन इसी को बोलते हैं कि जब हम दूसरे सेक्टर्स का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, और उस टाइम हमारे यहाँ क्या हुआ था, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ गया था और प्राइमरी सेक्टर का कम हो गया था। इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ उस साथ में क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हो, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या हो, एक स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक हमारी डेवलप हो रही है और हमारी इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ, इक्विटी एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की आएंगी। ग्रोथ होगी, मॉडर्नाइजेशन होगा, नई नई टेक्निक होंगी क्योंकि इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इक्वालिटी रहेगी और एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा। सब और दूसरी बात, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ हो रही थी वो डाइवर्सिफाई हो रही थी, मतलब एक ही सेक्टर ओरिएंटेड नहीं हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों में इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज थी वो सेटअप हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिनके लिए इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी द पीरियड। और सबसे पहली बात 1950 से 1990 तक हमारा क्या चला था, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी हम लोग अपना रहे थे। ये याद रखिएगा 1990 तक हम लोगों ने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी में रिलाई करा था, मतलब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में रिलाई करा था। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, मॉडर्न इंडस्ट्री वॉज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू टेक्सटाइल। पहले हमारे यहाँ क्या था कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो थी हमारी टेक्सटाइल और जूट सेक्टर ही में थी, और हम थैंक्स करेंगे उसको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इंजीनियरिंग गुड्स की भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई और बाकी और चीज़ों कंज्यूमर गुड्स की भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई। ठीक है ना, इंडस्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश हुई। बोलने का मतलब है कि पहले टेक्सटाइल और जूट की ही मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के आने से हमारे यहाँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने से इंजीनियरिंग गुड्स की भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई और कंज्यूमर गुड्स की भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई। Owing to the inward-looking trade strategy, there was a noticeable growth in the sunrise industry. Sunrise industry मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा तेजी देखी गई। It is widely recognized that electronic industry would have failed to take roots in the domestic economy had the policy of production not been pursued। बोल रहा है कि हमारी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का कोई मतलब बढ़ ही नहीं सकती थी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, अगर हम लोगों ने उसे प्रोटेक्शन ना दिया होता, अगर हमने उसे बचाया ना होता। ठीक है, और बचाया कैसे, इंपोर्ट बाहर से जो माल आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, उसमें हमने क्या करा, उसका हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया, और जो बाहर से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का माल आ रहा था उसमें हमने इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी, बाहर से जो माल आ रहा था उसमें टैक्स लगाया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करा, जो बाहर से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ रहे हैं, तो उसके होने से क्या हुआ, जो हमारे यहाँ का सनराइज इंडस्ट्री थी, जो हमारे यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी, उसको बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप मिला, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। और ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इंडिया में हुई इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी की वजह से। एक्सपोज टू इंटरनेशनल कंपटीशन द इंडस्ट्री वुड हैव फेल्ड टू सर्वाइव। मतलब वही बात है कि अगर हम इंटरनेशनल कंपटीशन से उसे कॉम्पीट करने को दे देते तो हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बर्बाद हो जाती। तो हमने तो उसे प्रोटेक्ट करा था ना, प्रोटेक्ट कैसे करा था, बाहर से कोई कंपनी नहीं आ सकती है, बाहर से जो माल परचेज करेंगे उसमें ड्यूटीज लगा देते थे, तो बाहर से सिंपल सी बात है, बाहर से कोई गुड्स वगैरह परचेज नहीं करता था, सब लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो इंडिया की है उसी से ही परचेज करते थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प मिली। ठीक है, अब देखिए ग्रोथ ऑफ सनराइज इंडस्ट्री, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए राइजिंग इंडस्ट्री ऑफ द टाइम इज कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री। मतलब उस समय की जो बहुत राइज कर रही थी इंडस्ट्रीज, जो बहुत राइज कर रही थी, तो उनको हम सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं। 1950 से 1990 वाज एन एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। 1950 से 1990 जो एरा था वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एरा था ग्लोबल मार्केट में, देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री। और इसी वजह से उस समय 90 बोलने का मतलब है 1950 से 1990 तक हमारी जो
इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंडस्ट्री बहुत राइज कर रही थी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंडस्ट्री को हम लोग सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं। और ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडस्ट्रीज बन रही थी टेंड टू स्पिन अराउंड सनराइज इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज बन रही थी वो ज़्यादातर किसकी बन रही थी? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बन रही थी 1950 टू 1990 पूरे ग्लोब में, ठीक है ना। तो इंडिया में भी वही हो रहा था। इफ प्रोडक्शन वाज नॉट ग्रांटेड टू दिस इंडस्ट्री ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ, अगर इन सब जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्रीज बन रही थी उस समय, अगर उनको प्रोडक्शन ना दिया होता, प्रोडक्शन मतलब किससे? फॉरेन कंपटीशन से प्रोडक्शन ना दिया हो गया होता, तो ये क्या कहते हैं, सस्टेन ना कर पाती, ये कंपटीशन ना झेल पाती इंटरनेशनल मार्केट का, और ये तुरंत उसी समय ही बंद हो जाती। नो वंडर दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी। वही बात मैंने आपको बताई कि गवर्नमेंट ने इन्हें प्रोटेक्शन कैसे दिया कि हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी, बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगवाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो गवर्नमेंट ने। और इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और इम्पोर्ट जो अगर बाहर से कोई, वही बात है, जो बाहर से कोई माल परचेज करेगा तो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, विच वॉज एस हाई, मतलब 400% का टैक्स लगाया था। मतलब 400% का टैक्स लगाया था, मतलब कि क्या बताऊँ, 400% का टैक्स लगा दिया तो गवर्नमेंट ने। अगर कोई बाहर से इंपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को तो सिंपल सी बात है, लोगों के पास फिर क्या रहेगा ऑप्शन कि भाई जो इंडिया में इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं से ही गुड्स खरीदा जाए। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो इंडियन की इंडस्ट्रीज हैं, इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उनको काफ़ी हेल्प मिली, उनका कस्टमर बेस बढ़ा, उनका सामान बिका, यही सब चीज़ें हुई। तो काफ़ी ज़्यादा 400%, मैं खुद हैरान हूँ, 400% टैक्स लगाया, ठीक है ना। अब देखिए अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो आपको मैंने बताया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, जिनका आज के टाइम 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट बहुत प्रोवाइड करती हैं, लेबर इंटेंसिव होती हैं। यहाँ ज़्यादातर क्या है, लेबर के थ्रू काम होता है, मशीनों के थ्रू कम काम होता है। तो ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने इन्वेस्टमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज खोल दिए, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती थी। इट ऑल्सो इम्प्लाइड द यूज ऑफ लेटेंट रिसोर्सेज। लेटेंट रिसोर्सेज मतलब होता है आइडल रिसोर्सेज, जो खाली पड़े हैं रिसोर्सेज, उनको हम लेटेंट रिसोर्सेज बोलते हैं, मतलब अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। तो एसएसआई की वजह से क्या हुआ, जो लेटेंट रिसोर्सेज थे उनको यूज करने का क्या मिला, मौका मिला। न्यू इन्वेस्टमेंट हुआ, नए अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हुआ, अपॉर्चुनिटीज हुआ, और जिससे हमारी ग्रोथ हुई, और साथ में साथ इक्वलिटी, मतलब समाज में ग्रोथ भी हुई और इक्वलिटी भी हुई। अब एक बात बताइए, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंप्लाइज न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयड, मैंने आपको, अगर नेशनल इनकम आपने पढ़ी हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इनकम किसके अंदर आती है? अगर कोई बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद को रोजगार दे रहा है, तो उसकी इनकम किसके अंदर आती है? उसकी इनकम आती है मिक्स्ड इनकम के अंदर। तो मिक्स्ड इनकम आपने इनकम मेथड में अगर पढ़ा हो तो इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ये याद रखिएगा क्योंकि मैं इधर से उधर इंटर कनेक्ट करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो मिक्स्ड इनकम मतलब होता है इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की जो इनकम है वो कहाँ आएगी? मिक्स्ड इनकम में आती है, इनकम मेथड के अंदर। यूज ऑफ लेटेंट रिसोर्सेज। लेटेंट रिसोर्सेज मतलब होता है कि जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, दीज आर द रिसोर्सेज विच रिमेन हिडन एंड देयरफॉर आइडल। ये छुपे रह जाते हैं, जिसकी वजह से आइडल रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। दीज आर हिडन सिंपली बिकॉज दे हैव फेल्ड टू फाइंड द प्रोडक्टिव यूज। मतलब ये इसलिए हिडन रह जाते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्टिव यूज हुआ ही नहीं। तो पॉलिसी ऑफ प्रोडक्शन की वजह से स्मॉल सेवर इन इंडिया हैज़ अपॉर्चुनिटी टू यूज लेटेंट रिसोर्सेज। जो हमारे यहाँ के स्मॉल सेवर्स थे उनको एक मौका मिला प्रोटेक्शन की वजह से, जो गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी लाई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि लोगों को अपने लेटेंट रिसोर्सेस मतलब कि सेविंग्स को यूज करने का मौका मिला। सेविंग्स क्या एक तरीके से लेटेंट रिसोर्सेस है, आइडल है। हमारे यहाँ क्या होता है, ज्यादातर सेविंग बहुत ज्यादा होती है, तो सेविंग एक तरीके से क्या है, आइडल रिसोर्सेस है, लेटेंट रिसोर्सेस है। तो गवर्नमेंट ने जब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करा तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ कंट्रीज या इस कंट्री में, इंडिया में कंपनीज का लगना बहुत स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो and productive investment in a small scale industry. The small saver were not having enough capital to start large scale industry. तो स्मॉल सेवर जो उनके पास स्मॉल सेविंग्स थी, जैसे हम आप हैं तो हमारे पास इतनी सेविंग नहीं कि हम बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज चालू कर दें, छोटा मोटा ही काम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आप तो स्टूडेंट, आप तो वो भी नहीं कर सकते, बट आपके मम्मी पापा के पास उतना, किसी किसी के पास होगा भाई, बट किसी किसी के मम्मी पापा के पास उतना पैसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा काम कर सकें। इस वजह से जो उनके पास सेविंग है वो खाली रह जाती हैं, जिसके और आइडल रह जाती हैं, लेटेंट रिसोर्सेज में आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से
उस समय क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी में आया तो गवर्नमेंट के ये सब स्टेप लेने से क्या हुआ कि लोगों की सेविंग्स थी जो आइडल पड़ी थी वो लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू करा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाई, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। बैड इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा ही है, तो आज के लिए आप भी बोर हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।